तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का था, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, ये सारी चीजें हो गई थी। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे यदि किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर कुछ फंडामेंटल हम डिस्कस कर रहे थे, होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। इसके बारे में भी हमने बताया था कि यदि सभी कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट रहते हैं सेम फेज में तो वो सिस्टम यूनिफॉर्म कहलाता है, और थ्रू आउट रहता है तो होमोजीनियस बोलते हैं। और दो से अधिक यदि ज़्यादा फेजेस रहती हैं और कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, उसे हेट्रोजीनियस का नाम देते हैं। ये इनके डायग्राम थे। आइसोलेटेड, क्लोज और ओपन सिस्टम में ओपन में बताया था कि एनर्जी और मास दोनों क्रॉस करते हैं सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइस इंजन। जो आप व्हीकल चलाते हैं, मूव करते हैं, वो आपका ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। क्लोज सिस्टम हमने बताया था, एक रेफ्रिजरेटर जो घरों में रहता है वहाँ पे क्लोज सिस्टम वर्क करता है, और मास डज नॉट क्रॉसेस द सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। ओनली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्रेसर टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में बताया था कि एनर्जी ना तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकती है, और साथ ही साथ में ना तो मास अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकता है। जैसा कि थर्मस फ्लास्क आपने देखा है, थर्मस फ्लास्क में यदि आपकी चाय रखी हुई है या गर्म पानी रखा है तो वो उसकी एनर्जी और मास कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। दीज आर द फंडामेंटल: स्टेट, चेंज इन स्टेट, पाथ, प्रोसेसेस, साइकिल। इन सब के बारे में हमने डिटेल में बताया था उस दिन कि क्या चीज़ें होती हैं। किसको हम स्टेट बोलते हैं, किसको चेंज इन स्टेट बोलते हैं, किसको पाथ बोलते हैं, किसको प्रोसेस बोलते हैं और किसको साइकिल बोलते हैं। तो स्टेट का मतलब एक डेफिनेट वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज रहती है जिसको हम स्टेट का नाम देते हैं। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब कि प्रॉपर्टी यदि चेंज हो रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो उसको चेंज इन स्टेट का नाम देते हैं। पाथ का मतलब होता है जितने भी चेंज ऑफ स्टेट का लोकस बनता है जिसको कि फॉलो करते हुए चले आते हैं उसको हम पाथ का नाम देते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है व्हेन पाथ इज कंप्लीटली डिफाइंड। मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि यदि आपको भोपाल टू दिल्ली आना है या दिल्ली टू भोपाल आना है तो दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेस। और साइकिल का मतलब यही है कि आपने यदि किसी भी चीज़ की हीटिंग कर दी, हीटिंग करने के बाद उसका एक्सपांसन होगा, और एक्सपांसन करने के बाद उसको वापस हमने फ्रिज के अंदर रख दिया तो वो वापस से कंप्रेस हो जाएगी चीज़। Just like water, if ice is drawn from the refrigerator for some time, then heating and expansion is taking place with the surroundings. But when the melting ice in a form of water is restored into the fridge or domestic refrigerator, there will be a chances of to convert a original state. That makes a cycle. तो साइकिल का मतलब वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाना। कितनी भी प्रोसेस आपकी हो रही है यदि फाइनल स्टेट अपनी आइडेंटिकल स्टेट में वापस आ रही है तो उसको हम साइकिल का नाम देते हैं। दीज आर द फंडामेंटल्स। तो उसी चीज़ को यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। स्टेट को कंडीशन ऑफ द सिस्टम का नाम देते हैं, और स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आता है। ये चीज़ हमने बताई थी आपको। ठीक है। स्टेट वेरिएबल के रूप में देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम है। तो स्टेट वेरिएबल जो रहते हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। जिस तरीके की प्रोसेस रहेगी उस हिसाब से स्टेट के वेरिएबल चेंज होते रहेंगे। यदि टेम्परेचर है और हीटिंग कर रहे हैं सब्सटेंस की तो वो चेंज होगा। प्रेशर और वॉल्यूम है, यदि हीटिंग करेंगे तो उस हिसाब से चेंज होगा। तो कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे उस पर भी डिपेंडेंट कर रहेगा सारी चीज़। स्टेट फंक्शन को जैसा कि हमने बताया था डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज जितनी भी रहती हैं ये आपकी स्टेट पे डिपेंड करती हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये सारी स्टेट पे डिपेंड करेंगी वहाँ पे क्या वैल्यूज हैं। यदि आप पानी को गर्म करेंगे तो शुरुआत में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू अलग रहेगी। फिर थोड़ा सा गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि उसकी जो प्रॉपर्टी या स्टेट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। इट इज़ ड्यू टू द पर्टिकुलर फॉलो अ स्टेट सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो है आपकी उसमें आ जाती हैं।
प्रोसेस की यदि बात करेंगे तो स्टेट ऑफ सिस्टम जो है इट इज चेंजेस, देन प्रोसेस इज स्टेट टू ऑकर फर्स्ट एंड लास्ट स्टेट ऑफ प्रोसेस. सपोज दैट इफ द वाटर इज हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी को यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप गर्म कर रहे हैं और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचा रहे हैं, तो इनिशियल कंडीशन दैट इज द वाटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द फाइनल कंडीशन ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 0 टू आप 100 यदि गए हैं तो वो एक प्रोसेस बन गई है और उस प्रोसेस का नाम है वेपराइजेशन प्रोसेस, क्योंकि आपने पानी को गर्म कर लिया है. पानी को गर्म करने के बाद पानी जो है एवापोरेशन की कंडीशन पे भी आता है. तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या कहलाई? इनिशियल कंडीशन व्हेन द वाटर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल कंडीशन क्या कहलाई? व्हेन द वाटर इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन कंडीशन ऑफ वाटर. पानी का सैचुरेशन कंडीशन कि पानी उबलना चालू हो गया है, दैट इज द फाइनल स्टेट. ये प्रोसेस का एक डायग्राम मैंने आपको बताया था, दिखाया था, पीवी डायग्राम है. इसमें 4 प्रोसेस हो रही हैं. तो प्रोसेस यहाँ से यदि आप देखेंगे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, रेड टू रेड आप जो देख रहे हैं ये जो जा रहा है, दिस इज द प्रोसेस 1 to 2 एंड दिस इज द एक्सपांसन प्रोसेस. एक प्रोसेस का हमने यहाँ पे नाम दिया एक्सपांसन प्रोसेस हो रही है, जिसमें कि piston is moving from the TDC to BDC. Suppose example of the ICE engine where the vehicle is running in the 4 process. So when the piston is moving from TDC to BDC, there will be a expansion process taking place. And when the expansion is completely at the point of 2, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 2 point पे, उसके बाद when the piston is going up to constant volume heat rejection, अब चूंकि जब एक्सपांसन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो गैसेस अपने सिलेंडर पिस्टन में रहती हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमें एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करना होगा. एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन एट द पॉइंट ऑफ 2 एंड देयर विल बी अ एग्जॉस्ट प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. तो एग्जॉस्ट प्रोसेस हो रही है यहाँ पे इस तरीके से हो रही है 2 to 3, और 3 to 4 यदि आप देखेंगे तो ये कंप्रेशन है. Some part of the air fuel mixture is coming from the carburetor side and enter into the engine cylinder. इंजन सिलेंडर के अंदर जो फ्रेश चार्ज रहेगा वो एंटर करता है एयर फ्यूल का, और कंप्रेशन प्रोसेस यहाँ पे एडियाबेटिकली होगी, रिवर्सिबल एडियाबेटिकली. 4 to 1 यहाँ पे फिर यहाँ पे हीट सप्लाई होगी. स्पार्किंग यहाँ पे हो जाती है 4 पॉइंट पे जाती है, 1 पॉइंट पे जाएगी. ये रेड वाला पॉइंट आप जो देख रहे हैं देयर इज अ स्पार्किंग पॉइंट. तो ये 4 प्रोसेस मिलकर एक साइकिल बनाएंगी. डिटेल डिस्कस इन सेपरेट यूनिट हम करेंगे इसके बारे में. यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस के बारे में समझना जरूरी कि प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रही है. ये एक प्रोसेस है जिसका कि हम नाम दे रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन. यहाँ पे जो आपकी 2 to 3 प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन है. 3 to 4 आपकी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है. 4 to 1 आपका यहाँ पे हीट सप्लाई है कांस्टेंट वॉल्यूम. साइक्लिक प्रोसेस जो आप दिखाई गई है, ये कोई पेंसिल से मार्क कर रहे हैं, इनको हटा दीजिए प्लीज, है ना. इसमें पेंसिल से मार्क आ रहा है, पीपीडीज में पेंसिल से मार्क हो रहा है, इसको डिलीट करिए. हाँ, इसको करेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है ना. साइक्लिक प्रोसेस ये हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम पे डायग्राम पे. जो डायग्राम हो रहा था कि क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या होती है और नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस क्या होती है. तो ये प्रोसेस जो स्लोली एक्सपांसन हो रहा है, स्लोली कंप्रेशन हो रहा है, ये क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में आती है. तो इफ द प्रोसेस इज गोइंग इन अ स्लोनेस मैनर, यदि कोई भी प्रोसेस आपकी स्लोनेस मैनर में हो रही है और उसको ओरिजिनल स्टेट में हम रीस्टोर कर सकते हैं, तो उसको हमने क्वासिस्टैटिक प्रोसेस का नाम दिया था. ये लास्ट टाइम पे लास्ट क्लास में we have discussed. And here 1 to 2 is the expansion process in a cycle, 2 to 1 is the compression process, and cycle will complete it. ये साइकिल यहाँ पे कंप्रेशन और एक्सपांसन को मिलके कंप्लीट हो गई है. तो प्रॉपर्टी इन द वर्टिकल ऑर्डिनेट दैट इज द प्रेशर, प्रॉपर्टी इन द हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट इज द वॉल्यूम. तो 1 to 2 प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है आपकी जो एक्सपांसन हो रही है जो आप देख रहे हैं. 1 to 1 इज अ साइकिल. तो 1 to 1 इज अ साइकिल क्यों? क्योंकि 1 to 2 एक प्रोसेस है एक्सपांसन और 2 to 1 एक प्रोसेस होगी कंप्रेशन. तो 1 to 1 क्या बन गया आपका? ये एक साइकिल बन गई, ठीक है. इसकी पीपीटीज में आपको शेयर करूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप सिर्फ समझते आइए आप लोग. क्वासिस्टैटिक एंड नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस. तो क्वासिस्टैटिक और नॉन क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में उस दिन डिफरेंस बताया था आपको कि इट इज द विदाउट
having of the any fractional losses, and the non-quasi-static process is consisting of the number of the irreversible process, and the irreversible process means the having the fractional losses. तो फ्रैक्शनल लॉसेस जो जहाँ पे भी होंगे वो नॉन कॉन्सिस्टेटिक प्रोसेस बन जाएगी। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने उस दिन किया था, आपको बताया था, और ये भी बताया था कि यदि गैसेस एक्सपांड हो रही है सिलेंडर पिस्टन के अंदर विदाउट एनी काइंड्स ऑफ द फ्रैक्शनल लॉसेस, दैट विल बी मेक्स अ कॉन्सिस्टेटिक प्रोसेस। And in a non-caustistatic process, if the processes will be held in a cylinder piston without with add of the fractional losses, that will makes a non-caustistatic process। और non-caustistatic process को हम irreversible process बोलते हैं, जबकि जो caustistatic process रहती हैं ये reversible process की कैटेगरीज में आती हैं या reversible नेचर में होती हैं, इन्हें caustistatic process बोलते हैं। Non-caustistatic process irreversible in nature होती हैं। यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल दिया था कॉन्सिस्टेटिक प्रोसेस में, दीज आर द नंबर ऑफ वेट्स, तो वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4, वेट 5 एंड सो ऑन WN तक। तो जैसे यदि वेट को यदि हम हटाते हैं तो प्रोसेस जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आती है। तो एक एक करके यदि हम वेट को हटाएंगे तो प्रोसेस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आती आएगी, तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देंगे या स्लोनेस ऑफ प्रोसेस का नाम देंगे। और एक एक करके यदि वेट भी रखते हैं तो ये यहाँ पे कंप्रेशन की प्रोसेस होगी, और कंप्रेशन की प्रोसेस के कारण गैस जो होगी कंप्रेस होगी, और गैस के कंप्रेस होने से वहाँ पे जो प्रेशर जो रहेगा वो बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा। स्टॉपर यहाँ पे ये जो यूज किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि यदि हम वेट को हटाते हैं तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पिस्टन in the cylinder. If the weight is releases one by one, then the process is going into the slowness manner and the piston will move to upside. Slowly expansion take place होगा यहाँ पे कि weight यदि आपने remove कर रहे हैं तो expansion आपका धीरे धीरे होगा, और expansion होने से जो piston रहेगा वो ऊपर की तरफ move होगा। Similarly in this case, जो कि irreversible case है, non caustistatic process है, नॉन कॉन्सिस्टेटिक प्रोसेस में आप देख रहे हैं सिंगल वेट रखा गया है नंबर ऑफ स्मॉल टेनी वेट की जगह। तो ये सिंगल जो वेट है एकदम से गैस को कंप्रेस करता है, और यदि ये सिंगल वेट को यदि हम हटा लेंगे तो एकदम से ये पिस्टन रहेगा, ये स्टॉपर को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन वेयर द नो रिस्ट्रिक्शंस इन द पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म एंड द हैविंग द फ्रैक्शनल लॉसेस इन द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द नॉन कॉन्सिस्टेटिक प्रोसेस। जहाँ की पिस्टन में मोशन में कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस मोशन नहीं है, या बोलना चाहिए जहाँ पे फ्रैक्शनल लॉसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे प्रोसेस नॉन कॉन्सिस्टेटिक हो जाती है, जबकि वेट को यदि हम धीरे धीरे करके हटाएंगे और वापस रखेंगे तो वो आपकी कॉन्सिस्टेटिक प्रोसेस बन जाएगी। हियर द वेट इज सम ऑफ द स्मॉल इनफाइनाइट वेट, इट इज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। दिस इज द डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम इन द कॉन्सिस्टेटिक एंड नॉन कॉन्सिस्टेटिक प्रोसेस। तो पीवी डायग्राम फॉर एक्सपांशन प्रोसेस, यहाँ पे एक्सपांशन प्रोसेस आपकी हो रही है इनिशियल टू फाइनल कंडीशन, दिस इज द एक्सपांशन प्रोसेस, प्रोसेस पाथ फॉलो हो रहा है। एंड हियर द डायग्राम इन विच द एरो डायग्राम इज मूविंग अपवर्ड वेयर द कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस। फर्स्टली इज द एक्सपांशन टेकिंग प्लेस एंड सेकेंडली इज द कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस। तो एक्सपांशन एंड कंप्रेशन विल मेक्स अ रिवर्सिबल नेचर, तो प्रोसेस को वो रिवर्सिबल बना देगा, और यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का फ्रैक्शनल लॉसेस नहीं रहेगा। जबकि इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि एक्सपांशन इज गोइंग इनटू द सेपरेट वे एंड द कंप्रेशन इज गोइंग इनटू द सेपरेट वे। डोंट लाइक हियर इन द सेम मैनर और मूविंग और अटैचिंग और मीटिंग एट द सेम पॉइंट, that is not called a reversible cycle or reversible process, and the process will becomes a reversible due to the fractional losses and represented in the diagram by dotted line. In a PV diagram, it is represented into the dotted line. Dotted line के थ्रू यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट हो रहा है। तो PV diagram for expansion process in a case of non-caustistatic process showing in a dotted line. Here, PV diagram for expansion process showing in a dark line. So this is the basic difference of the non-caustistatic or caustistatic process. Example, that is the compression process in piston, that is a cylinder arrangement. आप जो स्लो कंप्रेशन प्रोसेस देख रहे हैं वो देखिए क्वासी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा हो रहा है, जबकि नॉन कॉन्सिस्टेटिव प्रोसेस में वेरी फास्ट कंप्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि वेट जो है पूरा वेट एक साथ रखा जा रहा है।
जबकि क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में वेट धीरे धीरे करके रखा जा रहा है। तो जब वेट धीरे धीरे करके रखा जाएगा तो उसे हम स्लो कंप्रेशन प्रोसेस बोलेंगे और वो क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहलाएगी। जबकि फास्ट कंप्रेशन प्रोसेस में एक साथ वेट रखने पे वो नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहलाएगी। तो क्वासी इक्विलिब्रियम एंड नॉन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कंप्रेशन प्रोसेस जो है दिस इज इन अ डिफरेंट प्रोसेस। एक आपकी रिवर्सिबल है जो स्लो कंप्रेशन में जा रही है, इसको हम रिवर्सिबल का नाम दे रहे हैं, और इसका नाम हम दे रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। In a diagram represented here, where the compression process is taking place from initial to final state, and the small weight when are the acting in the cylinder piston mechanism, there will be a slow quasi compression process are taking place. And in this diagram, where the non-quasi static processes are taking place, process initial state is represented by the 1 point here, and dotted line is here presented because of the weight। जो आपका वेट अभी यहाँ पे इनफाइनाइट उसमें फॉर्म में था, एक साथ यदि वेट को रखेंगे तो प्रोसेस यहाँ पे बिकम्स अ नॉन कॉन्सिस्टेटिक मैनर और इरिवर्सिबल नेचर, कि उसको हम ओरिजिनल कंडीशन पे वापस ला सकते हैं। इट इज नॉट हैपनिंग देयर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल के केस में इट इज पॉसिबल टू अटेंड द इनिशियल स्टेट आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट। जैसा कि एग्जांपल हमने बताया था कि आप डोमेस्टिक उसमें पर्पस के हिसाब से देखेंगे तो इफ द आइस इज टेकिंग फ्रॉम द फ्रिज एंड समटाइम आइस which contact with the atmospheric condition, ice is in melting condition after some time, that is the process of heating and expansion। उसमें हीटिंग इफेक्ट आ रहा है और आइस जो है मेल्ट हो रही है। आइस जब मेल्ट होगी तो ड्यू टू द एक्सपांशन प्रोसेस, बट इन केस ऑफ द रिवर्सल प्रोसेस इट डज नॉट हैपन। रिवर्सल के केस में हम उस वाटर को वापस से आइस बना सकते हैं, उसको पानी को फिर से यदि हम फ्रिज में रख देंगे तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेगा। दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस विदाउट एनी लॉस ऑफ द फ्रैक्शनल लॉसेस। जब इस केस में रिवर्सिबल प्रोसेस केस में आप क्या देख रहे हैं कि वो ओरिजिनल कंडीशन पे हम वापस नहीं आ पा रहे हैं। It is not possible to attain the initial state after eliminating the effects introduced to obtain the final state. Initial state will always be different in the reversible process. This is the basic difference of the reversible and the irreversible process. Reversible केस में quasi-static जो process है are reversible in nature. ये reversible form में रहेंगी, जबकि इस केस में जितनी process आपकी irreversible के form में रहेंगी। In the case of reversible process will becomes reversible by eliminating the causes of reversibility, that is restricted expansion of the gases, no internal molecular friction और external friction। जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि कोई भी वहाँ पे फ्रैक्शनल लॉसेस नहीं होते हैं, ना कोई भी मॉलिकुलर फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से प्रोसेस विल बिकम्स रिवर्सिबल। तो वहाँ पे रिवर्सिबिलिटी को एलिमिनेट कर लिया जाता है, देख लिया जाता है कि कोई रिवर्सिबिलिटीज तो नहीं आ रही हैं। ये सारी चीजें हम रिवर्सिबल प्रोसेस में करते हैं। कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन रहता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फ्री एक्सपांसन रहता है। जैसा कि हमने दिखाया कि आपका जो वेट है, यदि उस वेट को हम सडनली हटा लेंगे तो सडनली वो जो वेट है रिलीज होने के बाद पिस्टन जो है अचानक से मूवमेंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड अ फ्री एक्सपांसन। पैडल व्हील वर्क है जो ब्रेकिंग एक्शन कर रहा है, कॉजिंग द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इन फॉर्म ऑफ हीट। वहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मोशन ऑफ व्हील बाय सप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ हीट टू द व्हील। ऐसा हम पॉसिबल नहीं कर सकते कि उस हीट को हम फिर वापस से वर्क में कन्वर्ट कर सकें। जबकि हमने क्या किया कि ब्रेक लगा के हमने मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब हीट को यदि वर्क में कन्वर्ट करना चाहें इट इज इम्पॉसिबल इन अ प्रैक्टिकल कंडीशन। दैट इज हैपनिंग इन द योर व्हीकल कंडीशन, कि आप यदि गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जो आपका वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हीट को यदि हम वापस वर्क में कन्वर्ट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे क्लासेस की इनइक्वालिटी जो दिख रही है दैट इज द dq/t इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से हीट ट्रांसफर को हम ये मान के चल रहे हैं जो एंट्रोपी है वो चेंज नहीं हो रही है। यदि सिस्टम को एडियाबेटिकली हम बना देंगे तो हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ नहीं होगा और सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ नहीं होगा। जब हीट ट्रांसफर पूरी तरीके से 0 कर देंगे तो वहाँ पे एंट्रोपी जो चेंजेस है वो पूरी तरीके से 0 हो जाएगा।
तो ये बोलना चाहिए चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बिकम्स जीरो, और एंट्रोपी बिफोर द एक्सपांशन और आफ्टर द एक्सपांशन इट इज रिमेन्स द कांस्टेंट। तो क्लासेस इक्विवेलेंटी के हिसाब से dq by t इज इक्वल टू जीरो फॉर द साइक्लिक प्रोसेस एंड नो चेंज इन एंट्रोपी फॉर द रिवर्सल प्रोसेस, दैट इज द ds इज इक्वल टू जीरो। इरिवर्सल प्रोसेस के केस में आएंगे तो क्लासेस इनइक्वालिटी जो है इट इज द लेस देन और जीरो फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, और चेंज इन एंट्रोपी जो रहेगी इरिवर्सल प्रोसेस के लिए इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वहां पे फ्रैक्शनल लॉसेस रहेंगे, और उन फ्रैक्शनल लॉसेस की वजह से एंट्रोपी जो कांस्टेंट है या चेंज ऑफ एंट्रोपी है वो जीरो नहीं हो पाएगी। जैसा कि यदि आप देखें कि सिस्टम को यदि आप एडियाबेटिकली इंसुलेटेड कर देते हैं, थर्मोकोल का एग्जांपल आप लीजिए, किसी भी सिस्टम को जहाँ पे कि आप वर्क कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी हो रही है उसको आप थर्मोकोल से कवर्ड कर दीजिए। एक आइस का एग्जांपल लीजिए, आइस को आप थर्मोकोल के बॉक्स में रख दीजिए, तो आइस विल रिमेन्स द आइस after some time, after 1 hour or after 2 hour. Why? Because of system will becomes adiabatically, एडियाबेटिक सिस्टम यदि वर्क करेगा तो वो आइस आइस के फॉर्म में ही रहेगी, आइस वाटर नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पे हीट जो है ना तो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है ना ही अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। तो दैट इज द हैपनिंग ड्यू टू द एडियाबेटिक इंसुलेशन सिस्टम। हमने उसको थर्माकोल यूज करके सिस्टम को एडियाबेटिकली इंसुलेट कर दिया। इंसुलेशन करने के कारण वो आइस जो है अपनी आइस की कंडीशन भी बनी रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो वाटर फॉर्म में नहीं आएगी यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है। लॉसेस नहीं होगा यानी वो जो आपने थर्मोकोल यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आपने अरेंजमेंट किया हुआ है, उसका कहीं से कुछ लीकेज नहीं हो रहा है या प्रेशर लॉस नहीं हो रहा है या कुछ भी मॉलिक्यूलर फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम बात करेंगे कि प्रोसेस विल बिकम्स अ रिवर्सिबल मैनर। ठीक है, जबकि क्लासेस इनइक्वालिटी की केस में जैसा कि एंट्रोपी चेंज हो रही है, तो एंट्रोपी चेंज होने का मतलब सिर्फ क्या है कि वहां पे प्रोसेस चेंज हो रही है, वहां पे प्रोसेस चेंज हो रही है। तो चेंज होगी तो उस केस में आपका जो रहेगा आइस प्रॉपर तरीके से आइस नहीं बनी रहेगी, उसमें चेंजेस होंगे, या बोलना चाहिए आइस वाटर के फॉर्म में आ सकती है यदि फ्रैक्शनल लॉसेस हो रहे हैं। हीट लीकेज हो रहा है तो उस केस में आइस विल बिकम्स अ वाटर मैनर। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, एक एक्सटेंसिव मैनर की होती है, एक इंटेंसिव मैनर की होती है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है इट इज ए मेजरेबल, ये आपकी मेजरेबल फॉर्म में है, जैसा कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रहता है, एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एक ऑब्जर्व करने वाली कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू रहती है जो कि दो तरीके की होती है, एक एक्सटेंसिव नेचर की होती है और दूसरी इंटेंसिव नेचर की होती है। इंटेंसिव का मतलब होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम और मास ऑफ साइज, दैट इज द इंटेंसिटी प्रॉपर्टी, जबकि एक्सटेंसिव का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन द मास ऑब्लिक साइज ऑफ सिस्टम। तो यदि प्रॉपर्टीज मास ऑब्लिक साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंडेंट है तो उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, यदि इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम है तो उसे हम इंटेंसिटी प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो इंटेंसिटी प्रॉपर्टी में प्रेशर टेम्परेचर जो कि मास पे डिपेंडेंट नहीं है वो आपकी इंटेंसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है, जबकि यदि आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम रहेगा या वॉल्यूम रहेगा दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो एक्सटेंसिव एनर्जी का रूप कहलाएगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम यदि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है पर यूनिट मास है तो वो आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रूप में नजर आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर? प्रेशर हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेशर का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में यदि कोई फोर्स लगा रहे हैं और पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं तो उसे हम प्रेशर का नाम देंगे। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सब्सटेंस अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड अ प्रेशर, ये प्रेशर का रूप कहलाता है। प्रेशर को हिंदी में दाब भी बोलते हैं। प्रेशर की यूनिट यहाँ पे पास्कल है, किलो पास्कल है, बार है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर जो है सिंपली जैसे कि फोर्स आपका रहता है न्यूटन में तो ये न्यूटन हो गया, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल एक न्यूटन पर मीटर के बराबर स्क्वायर के बराबर होता है और 1 किलो पास्कल 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि एक बार जो होता है 10⁻⁵
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अब प्रेशर यदि आप देखेंगे तो 3 तरह के प्रेशर होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर है, जो कि आपका बोलना चाहिए एक प्रकार से बेस है, और यदि उसके ऊपर यदि हम जाते हैं, गेज प्रेशर को ऐड करते हैं, तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाता है, और यदि माइनस कर देते हैं तो वो वैक्यूम प्रेशर बन जाता है। तो जैसा कि नॉर्मल हम घरों में रहते हैं, आपका आसपास का जो माहौल रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रहता है, उसमें यदि हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो आपका एब्सोल्यूट या गेज प्रेशर बन जाएगा, और यदि उसमें हम माइनस कर देंगे प्रेशर की वैल्यू को तो वो वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा। तो पॉजिटिव प्रेशर कब रहेगा? जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐड कर देंगे तो उसे हम पॉजिटिव गेज प्रेशर बोलेंगे। नेगेटिव गेज प्रेशर, जैसे कि वैक्यूम प्रेशर का भी नाम देते हैं, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से उस प्रेशर की वैल्यू को हम कम कर देंगे तो वो आपका नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा। Volume that is the three-dimensional space occupied by an object that is called a volume। ये वॉल्यूम का रूप कहलाता है, जिसमें कि 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्युपाइड रहता है। इसकी यूनिट मीटर क्यूब, लीटर और 1 मीटर क्यूब के रूप में रहती है। जैसे कि दूध वाला आपको दूध देने के लिए आता है तो वो लीटर में आपको दूध देता है कि 1 लीटर दे दें कि 2 लीटर दे दें। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम में यदि आप लीटर की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपका जो लीटर रहेगा वो मीटर क्यूब में भी चेंज हो सकता है। तो कई बार चीज़ें जो रहती हैं लीटर के फॉर्म में रहती हैं और मीटर क्यूब के फॉर्म में भी रहती हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ये यहाँ पे अभी लिखा नहीं है, बट यूनिट जो रहती है दैट इज अ मीटर क्यूब, लीटर के रूप में रहती है, और उसको 10⁻³ लीटर के रूप में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है जिसमें कि स्फीयर है, क्यूब है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सिलेंडर है। ये हम ग्राफिक्स में पढ़ा करते हैं, स्फीयर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। इनकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इनका सिर्फ वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। π/6 d क्यूब होता है आपका स्फीयर का, और a क्यूब होता है क्यूब के लिए, यहाँ पे कि ए साइड्स रहती है क्यूब की। सिलेंडर के लिए π/4 d² h रहता है वॉल्यूम, और यदि रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे तो वॉल्यूम रहता है ABH। टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर कितनी गर्मी और कितनी ठंडक है, ये आपकी इंडिकेशन देता है टेम्परेचर को। तो यूनिट इसकी डिग्री सेंटीग्रेड में है और केल्विन में है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और फ़ारेनहाइट में भी रहता है। थर्मामीटर से यूज़ करके टेम्परेचर निकाला जाता है, सभी को पता है। और कुछ कन्वर्जन फैक्टर है कि यदि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना तो दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर K-(-273). यदि डिग्री सेंटीग्रेड से आपको फ़ारेनहाइट में आता है तो 5/9 F-(-32). थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, दीज आर कम्स इनटू द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो रहता है, जहाँ की टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द सिस्टम, वो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, या बोलना चाहिए कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है बॉडी पे, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। फेज इक्विलिब्रियम, यदि 2 फेज सिस्टम है जहाँ की मास जो है फेज का इक्विलिब्रियम लेवल पे बना हुआ है, उसे हम फेज इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज विथ अ टाइम, if there is a no chemical reaction is taking place between of the two fluids, that is called a chemical equilibrium। तो ये 4 तरह के इक्विलिब्रियम सिस्टम्स यूज होते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ये आपके आएंगे आगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल हम 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, जो कि थर्मामीटर रहता है। 1 by 1 करके हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ना, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि टाइम कम बचा है, 2 मिनट का अटेंडेंस में भी हमें लेनी है। इसकी स्लाइड्स मैं आपको उनको आज शेयर कर दूंगा। नो सर नोट्स, हाँ, नोट्स मैं आज भी शेयर कर दूंगा, अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस क्लास के बाद। अटेंडेंस को मैं कंपाइल कर लेता हूँ, टाइम कम बचा है जी। रोल नंबर 1 इज प्रेजेंट। कोई नया बाद में आया तो बताइए, अटेंडेंस बताइए। सर 68।
79 सर। 79 लगा दिया है। 37, 37 लगा दिया है जी। और बोलिए। 10, 52, 52, 1 मिनट। 52, 26, yes sir, 26, 10, 65 सर 40, 26, 10, 21 21 और 55 हाँ 50, 45 सर और 54 है, 74 54 है। 65 हाँ 40, 65 इज प्रेजेंट। सर 64 लगी है, 64 लगी है सर। 64 लगी हुई है। सर 40, 40, 49, 49 लगी हुई है। एक एक करके बोलिए। 70, 71 भी है। हाँ सर 71, 15 15 लगी हुई है। यस लगी हुई है। सर 16, 16, हाँ ठीक है। और हाँ सर 16, 16 लगी हुई है। 43 43 लगी हुई है। हाँ 71 71 लगी हुई है। हाँ 49 हाँ लगी है। 05 40, 40 Thank you, sir. लगी हुई है। 29 है इस प्रेजेंट। 29 कुछ 29 नहीं है। 30, हाँ 30, 30 लगी हुई है। Zero. लगी हुई है। 71